हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर गेम में। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ हैं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है, क्योंकि प्रकाशित किया गया है हमारे गगन सर के द्वारा, जो कि मैथ के टीचर हैं, लेकिन इनका भी एक पर्सनल कोचिंग है चैंपियन। तो इन्होंने चैंपियन पब्लिकेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपए नहीं लगेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे स्कैनर दिया है, इसे आप स्कैन करेंगे तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और आपको बताते चले कि इससे पहले मैं RWE, आपको पता होगा, रोजगार वितंकित और एग्जामपुर, यानी कि विवेक सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट लाए गए वो भी मैं अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं। और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देखना है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में पड़ चुका है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थी। ध्यान रखिएगा, बहुत गर्व की बात है। तो इसमें सीख रखिएगा, टोटल 15 महिलाएं शामिल थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कितने सदस्य थे, तो 284। कब? तो 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो हमारे प्यारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ऑप्शन नंबर इसमें 1 रख जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। ध्यान रखिएगा, ओके। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि जिसमें ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे ऊपर केसरिया सफेद और नीचे कौन सा हरा रंग होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है। ध्यान रखिएगा, पहला सही, यानी कि यह दुनिया में किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि हमारे देश का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान में से पहले नंबर पे। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय के किस विवाद में निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार के रूप में बताया गया है। तो ये किस में बताया गया है, तो KS पुट्टास्वामी अधिनियम में बताया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद एक गैर स्थायी संवैधानिक परिषद है, जिसकी स्थापना किसके तहत की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी आर्टिकल 263 के तहत, यानी 263 अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन है, कान्य कुंज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। कि कान्य कुंज ये नाम है कन्नौज का, प्राचीन नाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता ये विकसित हुई थी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से। तो आपको पता होगा कि ये जैन मत से है, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों ही, ध्यान रखिएगा, जैन मत से संबंधित है, ठीक है। जिसमें 2 संप्रदाय में बताया गया था। ध्यान रखिएगा, स्थूलभद्र के शिष्य को हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं, भद्रबाहु के शिष्य को हम दिगंबर कहते हैं। अगला, एक निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन की प्रमुख भूमिका निभाई। तो किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किस बौद्ध संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक को लिखा गया था। यानी कि सुत्त पिटक और विनय पिटक को लिखा गया ये चौथे बौद्ध संगति में। चौथा बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, चौथा बौद्ध संगति ये किसके काल में हुआ था, तो और कहां पर हुआ था, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, चौथा जो बौद्ध संगति हुआ था ये कुंडल वन में हुआ था। ध्यान रखिएगा, और किसके द्वारा, क से कुंडल वन और क से ही क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। कनिष्क, कुंडल वन ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चौथा हुआ था कुंडल वन में किसके द्वारा, तो कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि साल 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। तो कौन गिरफ्तार हुआ था उस समय, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के बाद लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। अगला है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टर पैमाना कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, ध्यान रखिएगा, 7वां स्थान है। अगला है कि हैदराबाद शहर से होकर कौन सी नदी बहती है। तो हैदराबाद शहर से होकर के मूसी नदी बहती है, इसका ध्यान रखिएगा, ओके। और मूसी नदी, ध्यान रखिएगा, कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। अगला है कि जोग जलप्रपात निम्न में से किस भारतीय में है। ध्यान रखिएगा, किस भारतीय राज्य में। तो जोग जलप्रपात, आप ध्यान रखिएगा, ये पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। इसका दूसरा नाम गरसुप्पा भी है। ध्यान रखिएगा, जोग जलप्रपात का नाम जोग या गरसप्पा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगला है कि जरावा किस क्षेत्र के आदिवासी की एक जनजाति है। तो जरावा, ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वो वापस मेरे पास आ जाती है, ये किसका उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण है किसका, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है कि एवरी, मतलब कि हर एक रिएक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एक्शन का रिएक्शन नियम बोलते हैं। ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होते हैं। तो इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषक के कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण होते हैं नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से बीमारी कौन सी होती है। तो सी
करेक्ट हो जाएगा, बेरी बेरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। तो किस भूमध्य सागर से जुड़ा है हिंद महासागर, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वेज नहर से जुड़ा है। अगला है कि गरीबी का उन्मूलन किस एसडीजी लक्ष्य में निर्धारित है, तो ये किस में निर्धारित है पूछा गया है, तो एक करेक्ट हो जाएगा एसडीजी 1 में, ठीक है। ध्यान रखिए एसडीजी 1 में पहला क्या हो जाएगा, गरीबी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। दूसरा पूछेगा एसडीजी किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा भूखमरी से। आप ट्रिक से याद कर लीजिए, पहला है गरीब रहेंगे, दूसरा है तो गरीब रहेंगे तो भूख से मरेंगे, ठीक है। अब 13वां और 14वां की बात कर लेते हैं, तो 13वां किससे है, जलवायु से हो जाएगा, और 14वां जलीय जीव से हो जाएगा, ठीक है। अगर जलवायु सही रहा तो ठीक है, नहीं सही रहेगा तो जलीय जीव पे इफेक्ट पड़ेगा, तो 14वां हो जाएगा, ठीक याद हो गया। अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो ये हमारा ध्यान रखिएगा ये 5वें में दिया गया था, ठीक है, गरीबी हटाओ का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान है, ध्यान रखिएगा 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना इसे ही बोलते हैं, FYP 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना। और चौथे पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता के बारे में बात कही गई, छठवें में तीव्र विकास हुआ, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कही गई। अगला है कि मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया, तो इसका गठन किया गया 2016 में। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा थॉमस कप संबंधित होता है बैडमिंटन से। देखिए ट्रिक बता देते हैं, थॉमस कप यानी कि थामना, थामना बोलते हैं इसको पकड़ना, तो किसको हम पकड़ के खेलते हैं, क्या फुटबॉल को खेलेंगे, नहीं, ठीक है। तो किसको थामते हैं, बैडमिंटन को, तो थॉमस कप थामना यानी कि पकड़ना बैडमिंटन हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक से याद करिए। अगला है किस देश को क्रिकेट का जन्मदाता स्थान मानते हैं, यानी कि क्रिकेट सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा खेला गया था, सीक्रेट हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड मान लीजिए, ऑप्शन में सीक्रेट हो जाएगा। अगला है कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ध्यान रखिएगा रस्किन बॉन्ड, ये बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है लेखक, रस्किन बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अमिताभ घोष के द्वारा जो इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा क्या लिखा गया, तो जंगलनामा लिखा गया है, ठीक है। और द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखा गया शशि थरूर के द्वारा, ठीक है, शशि थरूर। नेक्स्ट है रामायण श्रृंखला, तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा विरूपाक्ष मंदिर, ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि वारली पेंटिंग का संबंध किससे है, तो वारली पेंटिंग का संबंध हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो आपको पता ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को मनाते हैं। अगला है कि अटल पेंशन योजना के तहत लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, तो लाभार्थी की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष। अगला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब की गई, तो इसकी योजना की शुरुआत 2018 में की गई। अगला है कि जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान का है, तो जालदापारा ध्यान रखिएगा ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि परिस्थितिकी का सही पदानुक्रम क्या है, तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर इसमें भी हो जाएगा व्यक्ति, जनसंख्या, समुदाय, परिस्थितिकी तंत्र और जीवमंडल, ठीक है, इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें कौन सा गलत है उसे क्या करना है, तो आपको चुनना है, इसमें पूछा है, ठीक है। तो गलत इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि तजाकिस्तान ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ की ये मुद्रा नहीं है। बाकी देखिए श्रीलंका में रुपया चलती है, ओमान में रियाल चलता है, चाइना में युआन चलता है, ठीक है, लेकिन ताजिकिस्तान में बाहत नहीं चलता है, तो सिर्फ गलत को ही चुनना था, तो गलत हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निजीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा निजीकरण प्राइवेटाइजेशन जब हुआ था तो उसमें हमारे भारत के राष्ट्रपति ध्यान रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव जी, ठीक है। अगला है कि 37वां कथक महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो 37वां कथक महोत्सव ध्यान रखिएगा दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, तो हमारे यूपी में ध्यान रखिएगा अभ्रक यानी कि माइका नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से हमारा हिंदी का प्रश्न शुरू हो रहा है और हाँ आपको बताते चले कि रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन हम अलग से वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो ही लाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक आध और कोचिंग का हम आपको प्रैक्टिस सेट करवा दें, तो थोड़ा टाइम का किल्लत है, इनकी दिक्कत है, तो इसलिए आप इसी को देखिए जीएस और हिंदी के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इसमें कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इसमें से पूछा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा उपन्यास स्त्रीलिंग नहीं, बाकी कविता, कहानी, जीवनी ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है, ध्यान रखिएगा सी करेक्ट हो जाएगा श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद ये गलत है, बाकी सभी सही है। अनुद्युत का अनु प्लस उदित हो जाता है, और एक बात और ध्यान रखिए अभी हम बताएंगे आपको, बुद्धा का क्या हो जाएगा, बुद्धा का हो जाएगा भू प्लस उद्धार, ध्यान रखिए इसमें अनुदित में बड़ाऊ की मात्रा दी है, इसमें छोटाऊ की मात्रा, छोटाऊ जब छोटाऊ से बनेगा तो बड़ाऊ की मात्रा हो जाएगी, यहाँ भी वही भूत्रा में क्या दिया है बड़ाऊ की मात्रा दिया है, और जब ये ध्यान रखिएगा जब हाँ बड़ाऊ की मात्रा दिया है तो इसीलिए ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अवनिद्र में अवनि प्लस इंद्र हो जाएगा।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, वीर प्लस अंगना। अगला एक सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्वोपरि का ध्यान रखिएगा सही संधि विच्छेद सर्व प्लस ऊपरी हो जाएगा। अगला है कि समुद्रोमी सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समुद्र प्लस ऊपरी हो जाएगा। अगला है कि स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? स्वर्ग प्राप्त में ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे? स्वर्ग को प्राप्त, ध्यान रखिएगा जिसमें कारक की विभक्ति आ जाए वो हमारा तत्पुरुष होता है। और तत्पुरुष के आगे पूछ देखिए तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष, कर्ता तत्पुरुष, अधिकरण हो जाएगा, क्या है, प्रधान है, तब आप बताएंगे। ठीक है, तो बस स्वर्ग को प्राप्ति तो हमारे तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका विग्रह करेंगे तो अगर कारक आए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही है? ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कर्महीन तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्म से ही, ध्यान रखिएगा किससे? तो कर्म से ही, तो कर्ता नहीं कर्म को करण से, तो ये करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करण नहीं पूछा डीपी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोल देंगे? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी कि समास को आप जब विग्रह करके देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 31 में समास कौन सा है? ध्यान रखिएगा 31 में हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रज देश में समास बताइए। ध्यान रखिएगा ब्रज देश में हमारा ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ध्यान रखिएगा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, उपसर्ग से रहित है, तो सुरेश ऑप्शन बड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अभ्यागत में इसमें पूछा उपसर्ग क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मैंने घर जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या? तो पता है मैंने घर नहीं जाना है, ऐसे नहीं बोलते कि मुझे घर जाना है। ठीक है, तो मैंने शब्द क्या हो जाएगा? ये गलत दिया है, इसमें अशुद्ध कुछ हटना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 वाक्यांशों में से गलत वाक्य पहचान। तो पहला गलत हो जाएगा, कुत्ता चिल्ला रहा है, कुत्ता चिल्लाएगा नहीं। नदिया इसमें बोला है कि गलत पहचान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और हाँ यहाँ पे नदियां गा रही हैं, तो ये आप बोलेंगे कि नदियां गाती हैं, लेकिन ऐसा इस रीजन में कि नदियों का जब पानी बहता है तो लगता है कि जैसे कि कोई नदियां मधुर गीत गा रही हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कोयल कुकू करती है, पता है घोड़ा हिंगना था, सही है। नेक्स्ट देखिए अगला है कि महाभारत में युद्ध में कृष्ण ने कौरवों की मदद के लिए 11 अछोहिड़ी सेनाएं दी थी। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का इनमें से कौन सा है? अशुद्ध इसमें से देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, अछोहिड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द ध्यान रखिएगा अल्पज्ञ होता है। ठीक है, उल्टा सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा कुछ जानता हो। ऑप्शन बड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा बहुज्ञ का अगर विलोम शब्द पूछेगा तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर करिएगा। और कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मस्टर्ड का विपरीत शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोज हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए युग्म के अर्थ में सबसे अच्छा विकल्प हो। निवार और निवार का इसमें अर्थ पूछा है, तो निवार और निवार, निवार का अर्थ क्या होता है? जंगली हो जाएगा, बड़ी की मात्रा, छोटी निवार का मतलब धान रोकना। अगला है कि अन्य और अन्य का शब्द, अन्न का मतलब क्या होता है? आपको पता है अन्न जो हम खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अन्न को अनाज। और अन्य व्यक्ति यानी कि दूसरा व्यक्ति, या अन्य कोई बोलेंगे कोई अन्य बात यानी दूसरा बात, तो दूसरा हो जाएगा। अगला है कि मृषा किस शब्द का पर्याय है? तो मृषा है ध्यान रखिएगा मिथ्या का, झूठ का पर्याय शब्द है, पर्यायची है। अगला अपना रंग जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वो लोग बोलते हैं कि वो बड़ा अपना रंग जमा रहे थे, ठीक, तो अपना रंग खुद ही जमा रहे थे, तो उसके लिए बोलते हैं प्रभावित करना, यानी खुद को दिखावा करना, अपने आप पे धावा जमाना, प्रभावित करना। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। तो देखिए इस वाक्य में आए मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरा दिया है कि परीक्षा में आए कठिन शब्द मेरी अक्ल क्या हो गई? तो चकराने लगी। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा पूछा है, तो ध्यान रखिएगा कुछ समझ में ना आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उसे क्या संज्ञा दी जाती है? ध्यान रखिएगा उसे हम अनुभाव की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो उसे संचारी भाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी आंसर हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है कि जो मात्रिक सम छंद प्रत्येक में 16 मात्राएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम चौपाई कहते हैं, चौपाई। अगला है कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश, जाहि, निरंतर, गावे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स वर्णों की आवृत्ति जब बार बार हो तो क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला है कि ईशु का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ईक हो जाएगा, ईशु का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
कर्तरी का शब्द का तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कैंची। अगला है राहुल संकृत्या ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को पसंद किया, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यात्रावृत्त का। अगला 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में सम्मानित हिंदी साहित्यकारों में से कौन है, ध्यान रखिएगा इसमें से बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, विनोद कुमार को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से भर भर के लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।